How are you? Today we will discuss चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स। टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन द रेट इंक्रीज विद ए राइज इन टेम्परेचर। मोस्टली केमिकल रिएक्शन में देखा गया है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा है अप्रॉक्स डिपेंडेंस का, के ऑन टी। जनरली ये पाया गया है कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल हो जाता है। तो दिया गया कि जनरली ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट नियरली डबल और ट्रिपल। यहाँ पे देखें जैसे ये टीसी है, टीसी यहाँ बेटा क्या है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अब 10 डिग्री की बात करें, देखें KT प्लस 10 डिग्री अपॉन KT। अगर हम ताप मान लीजिए इसका मान लीजिए 2 डिग्री बढ़ाते हैं तो इसका ये कितना डिग्री इंक्रीज कर जाएगा, उसी का जो रेशियो होता है वही टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसके टेम्परेचर का यह कितना गुना टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, वही रेशियो क्या होता है, आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है 2 से 3 टाइम इंक्रीज कर जाता है, वेयर TC इज टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जैसे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिसोसिएशन अगर आप देखें तो इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है 3.8 टाइम इंक्रीज करता है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसमें देखें आप टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.7 टाइम इंक्रीज करता है। जैसे मान लें कि कुछ टेम्परेचर दिए गए हैं डिग्री सेंटीग्रेड में से 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है। मान लीजिए 10 डिग्री पर रेट कांस्टेंट क्या है, K है। और यदि आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना इंक्रीज कर जाएगा। तो आप देखें कि अगर चूँकि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, K के होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आप रिएक्शन देते हैं, मान लीजिए आपने लिखा A गिव्स प्रोडक्ट लिखा आपने, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा K 1 हो जाएगा। तो रेट जो होता है K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप देखिए अगर टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट उस पर K है। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड देखें कितने टाइम इंक्रीज का, 3, 30 पे 9, 40 पे 27, 50 पे 81। तो आप देखेंगे कि अगर हम कहें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर जो है वो राइज करते हैं तो रेट कांस्टेंट जो होता है 3 टाइम इंक्रीज कर जाता है। तो आप देखिए 10 पे K है तो 20 पे 3 टाइम इंक्रीज किया, 30 पे उसका 3 गुना, 40 पे 9 का 3 गुना और 50 पे 27 का 3 गुना। तो ये आपका रेशियो आ जाता है। जैसे मान लीजिए इसी पर कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, मान लीजिए कि फॉर ये पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2 इफ़ रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड EX फाइंड रेट 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आप देखें कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेट क्या है आपका, X है। रेट क्या है, X है। 80 डिग्री पे क्या हो जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे, इसी का डबल आप क्या करेंगे, करते जाएंगे। तो जैसे मान लें टेम्परेचर 20 डिग्री से X है तो आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है 2 टाइम इंक्रीज करता है। तो 30 पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 40 क्या हो जाएगा, उसका 2 टाइम बढ़ गया, 4x हो गया। 50 पे 4 का 2 टाइम इंक्रीज कर गया, 8 हो गया। 8 का 2 टाइम इंक्रीज कर गया, 60 डिग्री में 16 हो गया।
अब आप देखें 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 टाइम का 2 टाइम इंक्रीज करता है 32 होता है। अब 32 का 2 टाइम अगर इंक्रीज करता है तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा 64x हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप देखें कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और रेट क्या है उसका x है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। एक्यूरेट डिपेंडेंस ऑफ के ऑन टी। अब इसको जो है हम आर्हेनियस इक्वेशन के ऑन द बेस इसको समझेंगे कि उन्होंने एक इक्वेशन दिया था k इक्वल टू ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ के रेट कांस्टेंट होता है, ए क्या है फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ई क्या है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, ई ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर इन केल्विन है। अब यहीं से वर्थ होता है कोलिजन थ्योरी की। किसका वर्थ होता है? कोलिजन थ्योरी की होती है, कोलिजन थ्योरी की। आप देखें कि इसमें लिखा है कि ए रिएक्शन क्रॉस ओनली व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो कोलिजन विद वन अनदर। कहने का मतलब ये होता है कि रिएक्शन जो होता है तभी होता है जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, उसी केस में वो रिएक्शन पॉसिबल होता है। सेकेंड का टॉपिक ये था कि नॉट ऑल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिव। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन हो रही है सारे कोलिजन जो हो वो इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोलिजन अगर इफेक्टिव होगा तभी प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होते हैं। तो जैसे टॉपिक अब हम समझें कि किस कंडीशन में कोलिजन जो होगा वो इफेक्टिव होगा, तो देखें फॉर इफेक्टिव कोलिजन पहला है ओरिएंटेशन बैरियर, सेकंड है एनर्जी बैरियर। अब इन्हीं के ऑन द बेस हम ये समझेंगे कि किस कंडीशन पर कोलिजन जो है इफेक्टिव होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो पहला देखें ओरिएंटेशन बैरियर। देखें कि जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, जब इन मॉलिक्यूल्सों में कोलिजन जो है हेड टू हेड होगा अर्थात प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो ये कोलिजन क्या बोला जाएगा इफेक्टिव होगा, ये इफेक्टिव कोलिजन होगा। और जब कोलिजन इफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या किया, एक एल्किल हैलाइड लिया, एक एल्किल हैलाइड लिया और ये SN2 टाइप का मैकेनिज्म होगा। तो अब आप देखें इसमें न्यूक्लियोफिलिक क्या है OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अब अगर देखें कि जब इस एल्किल हैलाइड के पास ये स्टार न्यूक्लियोफिलिक आता है तो इसका ओरिएंटेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक जो होता है ईजिली कार्बन पर क्या होता है ये अटैक कर देता है, अर्थात ये कोलिजन हमारा इफेक्टिव होता है और ये प्रोडक्ट फार्म हो जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब कोलिजन जो होगा हेड टू हेड होगा या आप कह सकते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो कोलिजन क्या होगा इफेक्टिव होगा और हमको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। अब हम सेकंड बात करते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की। अब जैसे मान लें ए मॉलिक्यूल से बी मॉलिक्यूल्स हैं। अब मान लें ये तो अब देखें अगर इसकी कोलिजन की बात करें तो ये इससे कोलिजन कर रहा है, ये इससे कोलिजन कर रहा है, ये मान लीजिए इससे कोलिजन कर सकता है, इस एंगल से इस एंगल पे कोलिजन कर सकता है, इसके इस एंगल से कोलिजन, लेकिन ये बी मॉलिक्यूल जो होते एक मॉलिक्यूल से कोलिजन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है। तो अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है तो वो कोलिजन जो होता है वो नॉन इफेक्टिव होता है, और जब कोलिजन नॉन इफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट को हम अब प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नो ऑब्टेन। अब जैसे मान लें यही आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड था है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है ये, और ये न्यूक्लियोफिलिक है। अब आप देखें अगर ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कंडीशन में बनेंगे तो जैसे आप देखें कि यहाँ पे यक्स जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन होता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। अब इसका नेगेटिव ये न्यूक्लियोफिलिक का जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो डोनर का काम कर रहा है वो इधर अटैक नहीं कर रहा है, उसका एरो इधर है। और अटैक किसको करना चाहिए, ये इसको अटैक कार्बन पर करना चाहिए क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है और इस पर इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी है। अब इस पर देखें इसका ओरिएंटेशन किधर हो रहा है, ये इधर लेफ्ट की तरफ हो रहा है, इसका राइट हो रहा है, तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है। तो अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो प्रोडक्ट जो होगा वो हमको ऑब्टेन नहीं होगा। अगर ओरिएंटेशन इसका हाइड्रोक्साइड के समूह का इधर होता, लेफ्ट की तरफ होता और ये राइट की तरफ होता तो ये मतलब इस कंडीशन में अगर होती ये जैसे H C H H
पॉजिटिव, X निगेटिव और ये हो गया आपका OH माइनस। ठीक है, अब आप देखिए इसका ओरिएंटेशन इधर होता, इसका भी ओरिएंटेशन इधर होता, तो ये इफेक्टिव होते, तब ये इफेक्टिव होते। लेकिन आप देखें यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन कितना है, लेफ्ट की तरफ हो रहा है, इसका राइट की तरफ हो रहा है, तो ये प्रॉपर हम कह सकते हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन इनका नहीं है। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेंगे। अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट जो होते हैं किस कंडीशन में रिएक्ट करके प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, इसीलिए कोलिजन थ्योरी का वर्थ हुआ। तो सबसे पहले कहा गया कि जब रिएक्शन तभी पॉसिबल होता है जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूसरे से कोलिजन करते हैं। तो कोलिजन वो इफेक्टिव हो तभी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे एनर्जी बैरियर की। अब हमारा डिस्कशन होगा किस पर, एनर्जी बैरियर पर डिस्कशन होगा। आप देखें कि लिखा है कि द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिव ओनली व्हेन द एक्वायर ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच मस्ट बी पॉजेड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू मेक इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहने का मतलब ये होता है कि बेटा जब किसी मॉलिक्यूल्स के पास एक कह सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी किसी मॉलिक्यूल के पास, जब किसी मॉलिक्यूल के पास मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होगी तो वो क्या करेगा, इफेक्टिव कोलिजन करेगा। तब वो क्या करेगा, इफेक्टिव कोलिजन करता है। और मिनिमम अमाउंट एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूल्स होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं को लक्ष्मण रेखा होती है। एनर्जी बैरियर के केस में आपको बताया गया है कि जब किसी मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम अमाउंट की एनर्जी प्रेजेंट होगी उस कंडीशन में वो इफेक्टिव कोलिजन करेगा। और जब वो इफेक्टिव कोलिजन करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। और मिनिमम अमाउंट एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी आप देखें जैसे यहाँ पे ये प्रोपेगेशन ऑफ रिएक्शन होता है, ये एनर्जी है, दोनों वर्सेस ग्राफ खींचा गया है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब आप देखें यहाँ पे लिखा गया है कि हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन। जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा होगी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और अगर इसके अपोजिट है तो रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। अभी हमने आपसे कहा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर उनके पास मिनिमम अमाउंट की एनर्जी प्रेजेंट होगी तो क्या करते हैं, वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब जैसे देखें हम चर्चा कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की, क्योंकि अभी इस ग्राफ को समझाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की हमको डिफिनीशन जानना ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या चीज़, कि द एक्सेस एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट एक्वायर इन ऑर्डर टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये कह सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्सेस एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जब किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक्सेस एनर्जी होगी उस कंडीशन में क्या करेगा, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देगा। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो, एक्सेस एनर्जी हो, तब वो क्या करता है कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके क्या करता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है। और आप देखें यहाँ पे लिखा गया है एक्टिवेशन एनर्जी इजकल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और नेगेटिव साइन है माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर रिएक्टेंट एनर्जी को हम क्या करें, माइनस कर दें, तो हमको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है। अब आप देखें
कि जैसे लिखा है कि व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज लो, ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एबल टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट, कॉन्सिक्वेंटली रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई। हम ये देख रहे हैं कि जब किसी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है अगर वो लो है तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अधिक संख्या में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। फिर से आप समझें, व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज लो, ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एबल टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट, कॉन्सिक्वेंटली रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई। जब रिएक्शन या रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उस कंडीशन में एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे और जब एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और इस कंडीशन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाता है। अब आप देखो बेटा, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एनी रिएक्शन के लिए कोई भी अभिक्रिया अगर है तो उसके लिए उसे प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी आती है और उसी डिफ़िकल्टी को हम एनर्जी बैरियर कहते हैं। कहने का मतलब कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक एनर्जी बैरियर होता है और प्रोडक्ट केवल उसी कंडीशन में हमें प्राप्त हो सकता है जब रिएक्टेंट के पास उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी हो। तो हम कह सकते हैं कि वे मॉलिक्यूल्स या दीज मॉलिक्यूल्स जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या मोर एनर्जी प्रेजेंट हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन करते हैं और रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो उन्हें रिएक्ट करने के लिए, उन्हें मूवमेंट करने के लिए हमको आउटर सोर्स से एनर्जी को प्रोवाइड कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन जो है वो जब ईंधन के ऑक्सीजन और ईंधन का जो मिक्सचर है जब वो फ्लेम के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, जलने लगता है, उसका कंबस्टन होने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लेम जो होता है वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसे जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, या कह सकते हैं कि यह ज्वाला या फ्लेम उस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी प्रदान करती है और जिससे आपका जो फ्यूल है वो फ्लेम हो जाता है, या हम कह सकते हैं वो उसका कंबस्टन होने लगता है, वो जलने लगता है। तो देयरफॉर एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट के पास एक डेफिनिट क्वांटिटी में, अमाउंट में एनर्जी का होना आवश्यक होता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो वही मैंने लिखा कि द एक्सेस एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट एक्वायर इन ऑर्डर टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड टू चेंज इन टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी चेंज हो सकता है जब उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक्सेस एनर्जी होगी, और जब एक्सेस एनर्जी होगी तो वो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब आप देखें लिखा इन ए केमिकल रिएक्शन द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोपेगेशन के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया और इस ग्राफ प्लॉट के आधार पर हम ये समझेंगे कि किस कंडीशन में ये रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं और कब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं
एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो उस कंडीशन में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। अदर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये केमिकल रिएक्शन अकर ओनली व्हेन द रिएक्टेंट हैविंग सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। एक केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब उस रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी और वो क्या करेगा, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, तभी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होता। फॉर एग्जांपल है जैसे A प्लस BC, ये मालिक्यूल्स हैं, A मालिक्यूल्स है, BC मालिक्यूल्स हैं, और ये रिएक्ट होके AB प्लस C बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पे कि व्हेन A इज फार फ्रॉम BC देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टू एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनएफेक्टेड। जब बेटा A BC के क्या होगा, दूर होगा, तो हम कह सकते हैं कि दूर होगा तो इनके बीच इंटरएक्शन नहीं होगा, इनके बीच नो इंटरएक्शन, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अनइफेक्टेड होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, व्हेन ए अप्रोच BC, जब A BC के कांटेक्ट में आएगा तो द न्यूक्लियाई ऑफ एटम B एंड C ऑफ मॉलिक्यूल्स BC आर फोर्स्ड टू पुल अपार्ट। जब A मॉलिक्यूल्स BC के निकट आते हैं तो BC मॉलिक्यूल्स में A और B और C के जो एटम होते हैं ये न्यूक्लियाई से क्या होते हैं, एक दूसरे से BC दूर होने लगते हैं। दिस इन्वॉल्व ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम स्टार्ट इंक्रीजिंग। द इंक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी इज कंटिन्यू टिल in intermediate configuration corresponding to the maximum potential energy is obtained। अतः हम कह सकते हैं कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब एब्जॉर्प्शन, जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टार्ट एनर्जी इंक्रीजिंग, वो क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इंक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यू, और लगातार बढ़ती रहती है। इन इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जब तक कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त नहीं हो जाता है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो ट्रांजिशन स्टेट होती है, उस मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो द सिस्टम अटेन्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज टू एड द प्रोडक्ट। जब उस रिएक्टेंट के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी तब वो क्या करेगा कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंडीशन में क्या करेगा, वो डिकम्पोज होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। A B C रिएक्टेंट होते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में आप देखते हैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये डिकम्पोज। EA, ये किसी रिएक्शन A क्या है, EA क्या होता है कि किसी रिएक्शन की जो है एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से रिएक्टेंट की एनर्जी को हम माइनस कर दें। तो यहाँ पे बेटा कह सकते हैं कि एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम चर्चा करते हैं। तो ओवरऑल आपको कोलिजन थ्योरी में ये बात समझ में आ गई होगी कि पहला ये था कि अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है तो इफेक्टिव कोलिजन होगा, और जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड एनर्जी बैरियर के केस में था कि मैंने कहा था कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के निकट आते हैं, मतलब यह कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होगा। ठीक है, और ये बताया गया है कि अब इसमें एक कंडीशन आ गया एनर्जी बैरियर का। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट होगा
उसे प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक डिफ़िकल्टी कंडीशन ये आती है कि उसे एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। जब वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तभी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी रिएक्टेंट होगा उसके पास एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होती है। तो जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है वो क्या होती है, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जो उस रिएक्टेंट को रिएक्ट करके एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सेकंड कंडीशन ये था कि जब रिएक्टेंट के पास एक्सेस एनर्जी होगी, तो जब एक्सेस एनर्जी होगी तो क्या करेगी, उस कंडीशन में एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगी, इफेक्टिव कोलिजन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। और ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि जैसे फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया गया। आप देखें कि जैसे मान लें फ्रैक्शनल 1 है, 0.1 है, 0.2 है, 0.1, 0.5 है और काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, 20 जूल, 50 जूल, 30 जूल, 45 जूल। आप देखें कि ये जो कंडीशन आपको दिखा रहा है ये मैक्सिमम एनर्जी को नहीं दिखाता है, बल्कि ये दिखा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स, मतलब इस पर मॉलिक्यूल्स के उपस्थित होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, अब आप देखिए बेटा यहाँ डिफरेंट एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास। किसी के पास 10 जूल है, किसी के पास 20 जूल है, किसी के पास 50 जूल है, किसी के पास 30 जूल है, किसी के पास 45 जूल है। ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है कि फ्रैक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी और कैपेबल ऑफ मेकिंग इफेक्टिव कोलिजन। कहने का मतलब ये बेटा है कि जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो तो वो उसमें कोलिजन इफेक्टिव होगा और वो मॉलिक्यूल्स को क्या होंगे, इजीली प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये जो प्लॉट बनाया गया लाइन का, इस लाइन के इस राइट साइड में ये सारे मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल है या उनसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इफेक्टिव कोलिजन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो शेडेड एरिया ये रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड है एट टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच क्रॉस एनर्जी बैरियर किसके इक्वल होती है, e⁻⁸ की होती है। आप जानते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट कांस्टेंट के होता है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, e⁻⁻⁴ तो रेट प्रोपोर्शनल किसके, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, e⁻⁸ अब आप देखें तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से आप अगर हटाएंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, a × e⁻⁻⁴ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। अब इसे अगर आप लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो log EA इक्वल टू log EA -E/RT log e⁻e। अब आप देखें log e⁻e है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो log EK इक्वल टू log EA -EA/RT। अब इसे बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 log 10K इक्वल टू 2.303 log 10A -E/RT। 2.303 से अगर डिवाइड कर देंगे तो log 10K इक्वल टू log 10A -EA/2.303 RT आ गया। इसी को अगर आप ग्राफिकल समझें तो देखें log 10K, अब इसे इस रूप में लिखा, इक्वल टू -E/2.303 और 1/T log 10A। log 10A पे क्या है, वाई एक्सेस पे log 10A है, स्लोप m पे क्या है, EA -2.303 है, x पे क्या है आपका 1/T है और इंटरसेप्ट c पे क्या log 10A है। तो आपने देखा तो स्लोप जो होता है आपका निगेटिव है तो लाइन आपको जो है लाइन कुछ ऐसे मिलेगी। तो स्लोप tan θ इक्वल टू -A/2.303। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्लोप मिलता है वो किसके इक्वल होता है, -EA/2.303 R के होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन देखें कि जब फ्रैक्शनल ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ को हम जो प्लॉट हमको कुछ इस तरह मिलता है। देखिए T1 का ग्राफ इस तरह मिलता है, T2 का ग्राफ इस तरह मिलता है। तो T1 पे अगर आप देखें तो मोल फ्रैक्शन की कंडीशन ये थी, T2 पर मोल फ्रैक्शन कंडीशन ये हो गई। तो हम कह सकते हैं कि T2 ग्रेटर देन T1। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। अगला अगर आप ग्राफ खींचेंगे, अगला ग्राफ अगर आप खींचते हैं तो आपको ये ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ मिलेगा। तो ये हो गया T3। आप देखें मॉलिक्यूल्स क्या हो गए और इंक्रीज करके। तो जैसे जैसे अब ये हो गया T3 ग्रेटर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन रिजल्टिंग इन एट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर हम देखें तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होते हैं, अर्थात उनमें इफेक्टिव कोलिजन होता है और इफेक्टिव कोलिजन होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन उनका इंक्रीज कर जाता है और रो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब जैसे ग्राफिकल कंडीशन हम आप देखें कि जैसे कोई क्वेश्चन आप दे दिया गया कि जैसे एक ग्राफ दिया गया log 10K 1/T और ये कहा गया कि इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितने बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी, आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है। तो आपको ये ध्यान करना है इसका स्लोप जो आता है tan थीटा आता है। tan थीटा बेटा ये है, tan थीटा इस पे शो करता है। तो यहाँ पे थीटा पे 60 डिग्री ना लेके क्या लेंगे, ये 120 लेंगे। तो 120 इक्वल टू माइनस 2.30। आर जो है जूल में देखें वैल्यू कितना होता है, तो ये 120 का कितना हो जाएगा, tan थीटा √3 हो जाएगा माइनस E/E हो जाएगा। E इक्वल टू √3 इंटू 2.303 इंटू 8.314 आ जाएगी वैल्यू कितना 33.16 जूल प्रति मोल आ जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड अगर हम देखें तो फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 100 दिया गया, एक्टिवेशन एनर्जी इतना है जूल मोल, फाइंड रेट कांस्टेंट कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप जो है आरएनएस इक्वेशन लगा दें। अब यहाँ पर देखें नोट क्या है, ए एंड ई ए इंडिपेंडेंट टेम्परेचर होता है, मतलब ए और ई ए जो होता है टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। अब आप देखें log 10A की वैल्यू कितनी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर 100 हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये होती है, ये आर की ये हो गई। टेम्परेचर 727 होता है, 273 में जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। अब आप देखें कि 10 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। log 100 की वैल्यू कितनी होगी, ये इक्वल टू हो गया log 100। log 100 की वैल्यू की अगर 2 हो गई, इसको कैलकुलेट करें -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो माइनस करें log 10 की इक्वल टू 1 आ जाएगा, की इक्वल टू 10⁻1 की इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। रेट कांस्टेंट कितना आ गया 10 आ गया। सेकंड है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय log 10 की 10 माइनस इतना है। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 70 मिनट। के फाइंड कर लो, यहाँ पे के फाइंड करेंगे 0.69 या 0.5, इसको आप समथिंग ले लें 0.70, तो आ जाएगा कितना 10⁻² मिनट आ जाएगा। फार्मूला लगाएं log 10 इक्वल टू ये हो गया। तो log 10K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10⁻² आ गई, वैल्यू ये हो गया। अब इसको इधर लाएंगे तो 10 पे और 2 log 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। T इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻4/12 10⁻3 आ गया। तो टेम्परेचर कितना आ गया 10⁻3 आ गया। अब आप देखें रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एंड टू डिफरेंट टेम्परेचर। इफ़ अगर T2 ग्रेटर देन T1 हो तो सपोज करिए K1 पर टेम्परेचर केल्विन में T1 हो और K2 पर टेम्परेचर क्या हो T2 हो। तो आरएनएस इक्वेशन अगर अप्लाई करेंगे तो log 10K A1 इक्वल टू माइनस E/2.303 R T1 प्लस log 10A। सेकेंड हो जाएगा log 10K2 इक्वल टू माइनस E/2.30 R T2 प्लस log 10A। आप एज्यूम करिए कि यहाँ पे एजम्पशन क्या होता है कि ये और ए इंडिपेंडेंट टेम्परेचर होता है, तो इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को आप माइनस कर दें। तो log 10K2 माइनस log 10A इक्वल टू E/2.303 R T1, ये हो गया माइनस E/2.303 R T2। तो log 10K इसको इस रूप में लिख सकते हैं K2/K1 इक्वल टू E/2.303 R ब्रैकेट में 1-T1 माइनस 1/T2। ठीक है। अब log 10K2/K1 बराबर E/2.303 R T2 ग्रेटर देन T1 है तो T2 माइनस T1/T1 T2। ये आ गया क्वेश्चन। अगर डिफरेंट टेम्परेचर दिए गए हैं तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर K1 की वैल्यू इतनी है, 127 पर K2 वैल्यू इतनी है, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। आप इनके वैल्यू पुटअप कर दें तो T2 कितना है आपका, T2 आपका जो है 127 है, उसमें 273 जोड़ दें तो 400 हो जाएगा। और ये 227 है 273 जो हो गया 300। आप देखें log 10
ये K2 की वैल्यू, ये K1 वैल्यू होगी, ये अपन ये होगा, R वैल्यू 8.314 हो गया, 400 माइनस 300, ये 400 मल्टीप्लाई 300 हो गया। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू आ गई, ये हो गई 100, 2 जीरो यहाँ से निकाला, 2 जीरो से निकाला, ये हो गया 1/12 12,000 हो गया। तो यहाँ पे ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया इतना जूल प्रति मोल आ गया। किलो जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 22.976 किलो जूल प्रति मोल। दैट्स ऑल। पढ़ाई करें।